एप्लीकेशन टू अल्फा डीके अल्फा क्षय में अनुप्रयोग। हमने लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का केस देखा था। हमने देखा था कि कोई पार्टिकल है, अगर उसकी एनर्जी बैरियर से कम है तो वो ऐसे करके पार नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ से वो सुरंग प्रभाव के थ्रू, टनल इफेक्ट के थ्रू उसके यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ मिल जाती है। तो उसी का एक एप्लीकेशन है अल्फा डीके। तो हम यहाँ पर पोलोनियम का जो नाभिक होता है उससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को स्टडी करेंगे, क्योंकि वो उसके पोटेंशियल को ऐसे पार करके नहीं आता है, बल्कि टनल इफेक्ट के थ्रू आता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो अपन ने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर 0 और कैपिटल R, ये पोलोनियम का सपोज़ करो नाभिक है, जिसकी त्रिज्या है 0 से कैपिटल R। तो जब कोई अल्फा पार्टिकल पोलोनियम नाभिक से उत्सर्जित होता है, तो ये माना जा सकता है कि उत्सर्जित होने से पहले या बाहर निकलने से पहले हो सकता है अल्फा पार्टिकल इसके अंदर मौजूद था। अगर वो अंदर मौजूद था, तो अल्फा पार्टिकल और पोलोनियम नाभिक के बाकी सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी हैं, उन सब के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ध्यान रहे, नाभिक के अंदर जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है और उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। और जब भी कोई पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स में बंधा हुआ होता है, तो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। और जब कोई पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है, प्रतिकर्षी बल के इन्फ्लुएंस में होता है, तो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल चार्ज से समझ सकते हैं। सपोज 2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी? k q1 q2 अपॉन r, और ये क्या आएगा? प्लस साइन, और इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या आया है? पॉजिटिव आया है। इनमें से अगर एक को नेगेटिव कर दिया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। तो क्योंकि नाभिक के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, हालांकि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, बट वो रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। यहाँ उसकी कोई रेंज नहीं है। इस रेंज के अंदर वो केवल नाभिकीय बल को फील करेंगे, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव है। तो यहाँ से देखो 0 से लेके R तक, यानी पोलोनियम के नाभिक के अंदर तक जब पार्टिकल है, तो पोटेंशियल कितना है? माइनस का V नॉट, नेगेटिव है। और जैसे ही सरफेस पे आ जाता है अल्फा पार्टिकल, या फिर इस सरफेस से थोड़ा सा भी बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव भी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सपोज करो अब यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आने पर नाभिकीय बल की रेंज केवल नाभिक तक ही रहती है, नाभिक से बाहर आते ही वो रेंज खत्म हो जाती है। तो अब इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? हीलियम का नाभिक, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के पास भी 2 प्रोटॉन है, और बचे हुए पोलोनियम के नाभिक के पास भी प्रोटॉन्स है। तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, और रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए कैपिटल R वैल्यू आते ही पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से दूर जाते जाता है, तो क्योंकि R की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्मॉल r का मतलब है अल्फा पार्टिकल और पोलोनियम के नाभिक के बीच की दूरी, ये वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये, तो R बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, इसलिए ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है, और लास्ट में R बराबर इन्फिनिटी पे आके ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि R टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी है, ये है अल्फा पार्टिकल की, जो हमने मान ली है, पता नहीं है हमें यहाँ पर अभी ई की वैल्यू कितनी है। ये सपोज करो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है, तो अगर इसको बाहर आना है तो इसको इस पोटेंशियल के बैरियर को पार करके बाहर आना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि बैरियर की जो हाइट होती है वो लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। तो इवन अगर अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी मैक्सिमम भी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो भी वो यहाँ से पार करके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बैरियर की हाइट कितनी है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल को कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था, बट हमने देखा है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि वो बाहर आता है, तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसका मतलब वो टनल इफेक्ट के थ्रू, यानी इस पोटेंशियल को इस तरह से क्रॉस करके फिर यहाँ पर बाहर निकला है। तो क्रॉस करने के लिए भी उसको R से लेके RC तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये दूरी कितनी होती है वो निकालते हैं। तो पोटेंशियल का जो ग्राफ है, ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है ये। पोलोनियम का नाभिक है, सपोज करो उसका परमाणु क्रमांक है Z, उसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है? प्लस का 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं। और पोलोनियम का अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद सपोज करो उसके पास प्रोटॉनों की संख्या है Z1, तो Z1 प्रोटॉनों के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा? Z1 इंटू ई, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास चार्ज है प्लस ई, तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज हो जाएगा प्लस का 2e, और इसके पास हो जाएगा Z1e। तो Z1e तो हो गया Q1, और प्लस का 2e हो गया Q2। फॉर्मूला लगाते हैं K Q1 Q2 अपॉन R। K की जगह रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 की जगह रख दिया Z1E, Q2 की जगह रख दिया 2E और अपॉन R। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। अब जब पार्टिकल जो है जब क्रॉस कर रहा होगा, तो लास्ट में जब यहाँ पर वो निकल जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, वो अल्फा पार्टिकल की हमें एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल का जो ग्राफ है, उसमें हर बिंदु जो है वो R की किसी न किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो R बराबर RC रख दिया जाए, तो बिंदु मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, वो बिल्कुल इस हाइट के बराबर है। तो कैपिटल E की वैल्यू निकालने के लिए तरीका क्या लगाएंगे? कैपिटल E की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जब R बराबर RC होगा। सो फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह RC रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा। यहाँ से RC की वैल्यू निकाल लेते हैं। पोलोनियम के लिए होता है Z84, और अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाने के बाद जो बचता है परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बचती है, वो होती है 82। और अल्फा पार्टिकल जो पोलोनियम के नाभिक से बाहर निकलते हैं, उनकी एनर्जी पाई गई 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो RC की वैल्यू आती है 43 फर्मी, और जो पोलोनियम की रेडियस होती है वो होती है 6.5 फर्मी। इसका मतलब ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है 6.5 फर्मी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 43 फर्मी। तो अल्फा पार्टिकल को अगर फ्री होना है तो R से लेके RC तक ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसे बहुत लंबी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। क्या उसके पास इतनी एनर्जी है या नहीं है? तो चेक करते हैं। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है बाहर आने की प्रायिकता को, और वो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमें ये मिला था फॉर्मूला। अल्फा ए की वैल्यू हमें ये मिली थी लास्ट लेक्चर में। अब क्योंकि हमारे पास इस केस के अंदर यहाँ से आ रहा है पार्टिकल जिसकी एनर्जी है E, और ये है हमारे पास बैरियर की हाइट, सो जाहिर सी बात है V की वैल्यू हमारे पास एनर्जी से काफी ज्यादा है, यानी ये पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अल्फा ए की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर अल्फा ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो माइनस साइन होने की वजह से T की वैल्यू बहुत ही कम मिल जाएगी, यानी अभी तो अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने के चांसेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट इन वन कोलिजन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नाभिक है पोलोनियम का, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल मौजूद है, वो बाहर आने के लिए बार-बार इन दीवारों से टकराएगा, ठीक है? तो जब वो एक टक्कर करेगा तो हर टक्कर में उसके बाहर आने के चांसेस कितना परसेंट है? T%, क्योंकि ये पारगमन गुणांक होता है, तो यानी कि ये नाभिक की दीवार को तोड़कर बाहर निकलने के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो एक टक्कर में बाहर आने के चांसेस कितने हैं? T, और हमें बाहर आने के चांसेस जो है वो कितने चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब होता है 100%, क्योंकि हमें पता है R और T की वैल्यू हमने देखी है, ये 0 से लेके 1 के बीच में ही होते हैं। तो सपोज 1 है, इस 1 का मतलब होता है 100%, 0.1 का मतलब होता है 10%, एंड सो ऑन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट इन वन कोलिजन, यानी अल्फा पार्टिकल के एक टक्कर से बाहर आने की प्रायिकता है T। तो उसे पूरी तरह से बाहर निकालने में या 100% बनाने के लिए उसे कितनी टक्करें करनी पड़ेगी? 1/T। क्यों? क्योंकि आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट इन 1/T कोलिजन, अगर 1/T टक्करें वो करता है तो उसमें आने की प्रायिकता यूनिट लॉ से लगाओ। सो एक टक्कर में आने की प्रायिकता T है, तो 1/T टक्करों में आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ रहा है 1, यानी 100%। तो इतनी टक्करें उसे करवानी पड़ेगी। अब इतनी टक्करें करवाने के बाद देखो, अल्फा पार्टिकल की ये एनर्जी है। इस एनर्जी से जब अल्फा पार्टिकल मूव करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आती है वो आती है ये 1.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, और पोलोनियम की रेडियस हमने देखी है 6.5 फर्मी होती है, यानी कि सेंटर से सपोज अल्फा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? 1.6 इंटू 10⁻⁷। सो इस स्पीड से वो सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, और उसे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है ये, तो उसे कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ पर आके दीवार से टकराने में? उसे कितना समय लगेगा? दूरी अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। सो R/V करेंगे, इसका ऑर्डर आता है फर्मी का, अपन ने देखा था 10⁻⁻14 मीटर अराउंड आता है। सो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर R/V, R का ऑर्डर है 10⁻⁻14 में, V का ऑर्डर है 10⁻⁷ में। सो ये लगभग कितना आ रहा है अपने पास? 10⁻⁻21 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आके टकराने में उसको कितना समय लग जाएगा? 10⁻⁻ सेकेंड, यानी एक टक्कर करने में उसको कितना समय लग रहा है? 10⁻⁻20 सेकेंड। सो 10⁻⁻20 सेकेंड में वो करता है एक टक्कर, तो एक सेकेंड में कितनी टक्करें करेगा? 1/10 इंटू 10⁻21 इंटू 1 इज इक्वल टू 10⁻21, यानी इतनी टक्करें हो जाएगी हर एक सेकेंड में, क्योंकि एक सेकेंड में अपन ने निकाल लिया, तो एक सेकेंड में वो इतनी बार टकराएगा।
अब हमें पता है कि एक टक्कर में, अभी अभी ऊपर देखा था, एक टक्कर में बाहर आने की प्रायिकता कितनी है? टी। तो 1 सेकंड में वो टक्करें कितनी कर रहा है? 10⁻23। तो इतनी टक्करों में बाहर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये प्रायिकता हो जाएगी। सो पर सेकंड उसके अल्फा पार्टिकल के बाहर आने की कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 10 की घात 21 इंटू टी। नाउ इवन फॉर लेस टी, यानी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर फॉर्मूले से चेक करी थी। ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी हमारे इसके प्रोपोर्शनल थी और क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो टी की वैल्यू 1 की तुलना में बहुत कम थी। अब सोचो, अगर टी की वैल्यू 1 की तुलना में भी बहुत कम है, तो भी प्रायिकता के फॉर्मूले से टी इससे मल्टीप्लाई होगा 10⁻21 से और वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि प्रायिकता की वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। सो इवन फॉर लेस टी, यानी टी का मान कम होने के बावजूद प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी, वेरी, वेरी हाई। तो हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी पार्टिकल के बाहर आने की और इस वजह से अल्फा पार्टिकल बाहर आ जाता है।